हेलो दोस्तों, मेरा नाम भूपेश वासु है और आज का जो वीडियो है वो है ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा है, जो लास्ट वाली हमने टॉपिक वीडियो को बनाया था उसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर को ही कवर किया था, लेकिन आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। पहले तो हम ये थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि ट्रांजिस्टर होते कितने टाइप के हैं। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है बीजेटी, जिसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। उसके बाद होता है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसके बाद होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और उसके बाद है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी एफईटी होता है, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सी अलग होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर के होते हैं, इसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको ये बैकग्राउंड पता चल जाए कि हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ट्रांजिस्टर के जो 3 आपके पास लेवल्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग डोपिंग की जाती है, उनके नाम होते हैं पहला एमिटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर। एमिटर को उत्सर्जक बोला जाता है, बेस को आधार बोला जाता है, और तीसरा जो होता है वो संग्राहक होता है, जहां पर सारे के सारे बहुसंख्यक आवेश जाके इकट्ठा होते हैं। अब आपके पास यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि पहला जो सेक्शन होता है, जो जिसको फर्स्ट बोला जाता है, उसको बोलते हैं एमिटर। अब आप देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब हमने लास्ट टाइम देखा था, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग हमने देखी थी। तो जो भी एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इसके जो उत्सर्जक के अंदर बहुसंख्यक आवेश कौन से होंगे, एन है, तो उसके अंदर बहुसंख्यक आवेश होंगे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेंगे, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से ये इधर से इधर आ रहा है, जब ये यहां से यहां आएगा तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से इसका मूवमेंट आएगा उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब जैसे जैसे इसका मूवमेंट बढ़ेगा तो ये मूवमेंट कहां जाएगा, आपके मूवमेंट आ जाएगा आधार में। और आधार चूंकि हमने उसकी साइज भी पतली कर रखी है, एट द सेम टाइम उसकी डोपिंग भी कम है, तो वो ज्यादा देर उसको रख नहीं पाएगा, तो वो आगे जाएंगे कलेक्टर की तरफ। तो जब इसमें कोई बाइसिंग नहीं होती है तो ये इस तरीके से बनता है। और दोनों जगह आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके पास जब हम एनपीएन बनाते हैं तो एनपीएन के अंदर आप इस तरीके से बनाते हैं कि जो आपके पास संग्राहक होता है, कलेक्टर होता है, ये सबसे बड़ा रहता है, बेस को आप सबसे कम रखते हैं, और इसी तरीके से आप जो एमिटर है उसको भी कम रखते हैं, उसकी आपकी चौड़ाई कम रखी जाती है। अब एमिटर की चौड़ाई आपने कम रख ली, अब जैसे एमिटर की चौड़ाई आपने यहां तक रख ली, बेस की आपने यहां तक रख ली, और ये हो गया आपके पास कलेक्टर। इसको बोलेंगे ई, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी। तो 3 टर्मिनल डिवाइस होती है इसमें, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। तो तीनों डिवाइस की जो एक्चुअल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। अब इसकी वर्किंग मैंने आपको बता दी कि यहां पर क्या होगा कि जो भी बहुसंख्यक आवेश है वो आपके बेस में जाएगा और वो आगे फिर कलेक्टर में जाएगा। इस तरीके से ये मूवमेंट होगा। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि यहां पर आप देखेंगे अवक्षय परत भी बनेगी। अवक्षय परत का निर्माण यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे 2 जंक्शन है, J1 J2, इसीलिए इसमें 2 जंक्शन बनेंगे और इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुसंख्यक आवेश और अल्पसंख्यक आवेश दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप देखेंगे कि जब इसमें कोई बाइसिंग होती है तो बाइसिंग की वजह से इसमें बहुसंख्यक आवेश और अल्पसंख्यक आवेश दोनों मूवमेंट होता है। लेकिन जब आप इसको, अब आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से बाइसिंग करते हैं। अब इसके ये 2 मोड दे रखे हैं यहां पर। अब आप देखेंगे कि ये है आपके पास एनपीएन और ये है आपके पास पीएनपी। अब पीएनपी और एनपीएन में आप देखेंगे धारा का अलग अलग प्रवाह होता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया है ये आपके पास है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या किया था कि जो आपके पास ये आपके पास एमिटर था, ये आपके पास बेस था, ये आपके पास कलेक्टर था। आपने क्या किया कि अगर ये चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो आपने इस ई और बी जंक्शन को आपने क्या किया था, रिवर्स बायस नहीं करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे। अब जब इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे इसका मतलब क्या है कि बेस पे आप पॉजिटिव जोड़ेंगे और एमिटर पे आप नेगेटिव जोड़ेंगे। इसी तरीके से आप इधर वाले को रिवर्स बायस करेंगे, तो इसको रिवर्स बायस कैसे करेंगे, आप इस तरीके से अब जोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, कलेक्टर को पॉजिटिव कर देंगे और बेस को आप
नेगेटिव से जोड़ देंगे। बेस यहाँ पे P है क्योंकि यह एक NPN ट्रांजिस्टर है। अब इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि जैसे ही आप इसको जोड़ते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का, ये PNP और NPN दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आपको इसमें इजीली विजिबल है। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास करंट का प्रवाह बढ़ेगा, वैसे ही आपके पास जैसे जैसे करंट का प्रवाह बढ़ेगा, अब देखेंगे यहां पर, अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सिग्नल, जो इनपुट पे जो सिग्नल दिया था, अब इनपुट पे जो सिग्नल देंगे वो आगे जाके बेस पे जाएगा और बेस से फिर आउटपुट की तरफ मूव करेगा। और ये क्या काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि जो भी आप सिग्नल दोगे यहाँ पे उसका क्या होगा, आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हो जाएगा। अब जैसे जैसे ही आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, उसकी वजह से क्या होगा कि यहां से बहुसंख्यक आवेश जाएगा बेस में। अब इसमें बेस में आपके कौन सा आवेश है, इसमें एनपीएन के अंदर बेस से बेस की तरफ जाएगा। आपके पास ज्यादा आवेश किसका है, इसमें एन में आपके पास बहुसंख्यक आवेश जो है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाएंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन बेस की तरफ जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जैसे ही वो बेस की तरफ जाएंगे तो इसकी डोपिंग भी कम है, इसकी चौड़ाई भी कम है। ये क्या करेगा, अवक्षय परत को पार कर लेगा। अवक्षय परत को पार करके कलेक्टर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। अब कलेक्टर की हमने चौड़ाई भी ज्यादा रखी है, एट द सेम टाइम हमने कलेक्टर को डोपिंग भी कम कर रखी है। इसका मतलब उसमें आवेश कम है। अब जो हमने इसको जब रिवर्स बायस किया है, आपने बेस और कलेक्टर जंक्शन को आपने रिवर्स बायस किया है, इससे क्या होगा कि जो बेस के अल्पसंख्यक आवेश है, यानी जो बहुसंख्यक आवेश थे पहले वाले उत्सर्जक के, वो जो बेस में आए थे, वो आगे मूवमेंट होगा उनका कलेक्टर की तरफ, और वो कलेक्टर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बढ़ेंगे। इसका मतलब जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आउटपुट पे वोल्टेज भी, करंट भी बढ़ता जाएगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसकी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रही है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता रही है वो बता रहा है कि जो आपने इनपुट पे वोल्टेज है, इनपुट पे करंट है। इनपुट पे वोल्टेज जो आपके पास है वो आपके पास यहाँ पे अब देख सकते हैं इस ग्राफ के अंदर, इनपुट पे आपके वोल्टेज है VBE और वो इनपुट पे आपके जो करंट है वो है IE। अब जैसे जैसे हम स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि आपके करंट की वैल्यू ये हल्की सी बढ़ रही है, और जैसे जैसे हम इसकी वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी करंट की वैल्यू भी बदलेगी। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे ये हमने ये बना दिया, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर IE को हम मापते हैं मिली एम्पियर में, वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट में। अब हम क्या करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करेंगे कि चेंज किसकी वैल्यू करेंगे, VCB की। अब VCB की वैल्यू जब हम कम रखते हैं, अब जब आप देखते हैं VCB की वैल्यू जब हमने 1 वोल्ट रखी थी तब आपके ये IE की वैल्यू भी कम थी। जैसे ही हमने VCB की वैल्यू 10 कर दी, IE की वैल्यू भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती और जैसे जैसे आप VCB की वैल्यू 20 करते हो वैसे ही आपके IE की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उसमें बढ़त जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। दैट मीन्स IE की वैल्यू VCB की तुलना में ज्यादा नहीं बढ़ रही है। लेकिन अब इसी को जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि हम इसको आउटपुट में हमारे पास जो करंट था वो क्या था, IC था, और आउटपुट पे जो वोल्टेज था वो था आपके पास VCB। अब इसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम IE की वैल्यू बदलेंगे, IE की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही IC की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब इसको समझाने के लिए हम इस ग्राफ को देख रहे हैं, जैसे जैसे हमने IE की वैल्यू को बढ़ाया वैसे वैसे आपके IC की वैल्यू भी बढ़ी है। अब IC की वैल्यू बढ़ी है तो इसका मतलब इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस भी बदलेगा। अब इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी आपके पास डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IE। इसी प्रकार से आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी डेल्टा VBC अपॉन डेल्टा IC। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, अब दूसरा हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो आता है कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन में
सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एमीटर को कॉमन कर दिया जाता है। अब एमीटर को जब आपने कॉमन कर दिया तो इसका क्या मतलब है कि एमीटर और बेस इसको आप रखेंगे इनपुट में और एमीटर और कलेक्टर इसको आप रखेंगे आउटपुट में। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप और इसको कैसे आप जोड़ेंगे वो परिपथ हम बनाते हैं। यहां पर हम सिग्नल दे रहे हैं, अगेन ये बाहर की तरफ सिग्नल जा रहा है। आपको ये याद रखना है कि सिर्फ एमीटर पे ही हम इस तरीके से करंट का साइन बनाते हैं, तो आई के डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब हमें क्या करना है, इसको आपको फॉरवर्ड बायस करना है। अब इसको फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या है कि आप यहां पे ये एन है और ये पी है। अब पी को आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे, एन को आप नेगेटिव से जोड़ेंगे। यहां पर तो बहुत आसान है। अब प्रॉब्लम ये आएगी, अपन दूसरी साइड में जब देख रहे हैं तो उसको आपको रिवर्स बायस करना था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमने किया था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो अब इसमें दोनों ही एक ही टाइप के बने हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक ही टाइप के जब बने हुए हैं तो हमें ये याद रखना है कि इसको बनाने के लिए हमें ये RL दिया है हमने, तो हमें उसको ज्यादा नेगेटिव करना है, जिसको हमें एक्चुअल में इसको ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव करना है, रिवर्स बायस करना है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर में आपके पास जो आपके उत्सर्जक के आप बहुसंख्यक आवेश थे वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरीके से पाथ से जोड़ देंगे। अब कलेक्टर पे हमने जो एन था उस पे हमने पॉजिटिव जोड़ लिया। इससे क्या होगा कि पॉजिटिव साइड क्या होती है, अट्रैक्ट करेगी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इसका मतलब वो करंट का प्रवाह बढ़ेगा। और वो करंट का प्रवाह कितना बढ़ेगा उसको हम बताते हैं बीटा से। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक गुणांक। पहला जो हमने अल्फा पढ़ा था, अल्फा जो होता है उसको हम पढ़ते हैं, जो कॉमन बेस के लिए हम गुणांक पढ़ते हैं उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ आधार गुणांक। अब उभयनिष्ठ आधार गुणांक और इसमें फर्क क्या होता है, तो अल्फा जो होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट से ही हम निकालेंगे, तो उसमें आउटपुट था डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। अब लेकिन यहां पे जो आउटपुट है, यहां पे इनपुट क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट है IB, आउटपुट जो है वो आपके अगेन IC है। तो यहां पर जो बीटा की वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। जब हम AC करंट को यूज करेंगे तब ये वैल्यू आएगी, जब DC करंट को यूज करेंगे एज अ सिग्नल तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी। हम एक्यूरेट पॉइंट देख सकते हैं, IC अपॉन IB भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है हमें, तो हम देख सकते हैं कि आपके पास बीटा की वैल्यू IC अपॉन IB है, अल्फा की वैल्यू IC अपॉन IE है। अब इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू निकालनी है तो बीटा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, बीटा की वैल्यू हमने लिखी थी IC अपॉन IB। अब इसी इक्वेशन को हम चेंज कर देते हैं। हम इसको चेंज कैसे करेंगे कि IC अपॉन IE कर देंगे और नीचे जो IB है उसको हम चेंज कर देंगे डेल्टा IE, इसको भी डेल्टा में लिख सकते हैं। अब डेल्टा IE अपॉन IE माइनस डेल्टा IC अपॉन IE। अब ये कहां से आया, हमें ये पता है कि IE इक्वल्स टू IB प्लस IC होता है, तो IB की जो वैल्यू है उसको हम IE माइनस IC लिख सकते हैं, उसी को हमने यहां पर पुट किया है। अब ये जो वैल्यू थी IC अपॉन IE जो थी वो क्या थी, अल्फा थी, तो बीटा की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगी बीटा की। इसी प्रकार हम अल्फा और बीटा के बीच में संबंध एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें हमने एक चीज और बतानी है आपको कि लीकेज करंट क्या होता है। अब लीकेज करंट जो होता है वो जो आपके अल्पसंख्यक आवेश था उसकी वजह से पैदा होने वाला करंट होता है, जो कि अगेन वो तब होगा जब आपने फॉरवर्ड बायसिंग नहीं कर रखी है तब। अब फॉरवर्ड बायसिंग नहीं कर रखी है आपने इनपुट साइड पे, तब ये आएगा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप, अब यहां पे इसको पहले वाले इक्वेशन में करेंगे, IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO। अब ICBO जो यहां पे है यह कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में
जो भी लीकेज करंट होगा, यानी जब आप कोई बाइसिंग नहीं करते हो, जब IE की वैल्यू को आप 0 कर देते हो, तब आपके पास जो IC की वैल्यू आती है दैट इज ICBO। इसको बोलेंगे कलेक्टर लीकेज करंट। अब ICBO कब आएगा? जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी इक्वेशन लिखें तो आपके पास आएगा IC इक्वल्स टू बीटा IB प्लस ICEO। यहां पर भी अगर हम वैल्यू देखें तो बीटा IB और उससे अगर देखें तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हम इसे पुट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू वापस चेंज हो जाएगी। तो IE इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस 1 IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। इस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। अब कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन की आपके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी? अगेन इनपुट में हम देखेंगे यहाँ पे VBE है, जिसको वोल्टेज को हम देखेंगे, और ये दिख रहा है आपको। आप क्या करेंगे? VBE और IB के बीच में ग्राफ बनाएंगे। स्टार्टिंग में करंट जो होगा वो बिल्कुल शून्य रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम वैल्यू इसकी बढ़ा रहे हैं, अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो आप, तो IB की वैल्यू में, IB यहां पर क्या है? माइक्रो एम्पियर में है, और वोल्टेज यहां पे वोल्टेज में है, VBE जो है वोल्टेज में है। अब IB की जो वैल्यू है वो IE की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज होगी, IE की वैल्यू जो आ रही है उसमें होगा, लेकिन IB की वैल्यू बदलेगी कैसे? कि IB की वैल्यू VBE के साथ बढ़ती जाएगी, यानी इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। यानी इसको आप एक्चुअल में एम्पलीफायर की तरह प्रयोग में लेके आ सकते हो। अब इसका इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? RI इक्वल्स टू डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। इससे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, वो होगी डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, यानी आउटपुट करंट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट, वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस। अब दूसरा ग्राफ आप देखिए, इनपुट वाला आपने देखा। अब IB की रेंज जो है, IE जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ICE है, यानी IE की वैल्यू में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन जो IB की वैल्यू है आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो तो आपके पास IB की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उल्ट अगर दूसरा ग्राफ देखें, आउटपुट वाला ग्राफ देखेंगे, तो आप जैसे जैसे इसके अंदर करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, अब करंट कौन सा बढ़ेगा इसमें? हम IE की, जैसे इसमें IB की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो जैसे जैसे IB की वैल्यू बदल रहे हैं उसी प्रकार से आप देखेंगे आपके आउटपुट करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है, IC की करंट की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन जो ये वोल्टेज है ये घट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आउटपुट जो आपके पास कर ये रेजिस्टेंस है ये भी चेंज होता है। इसी को हम समझेंगे। अब तीसरा आता है हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से बनाया जाता है कि आप कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में C और B, CB जंक्शन को आप रखते हैं इनपुट में, और आउटपुट में रखते हैं आपके पास आपके एमीटर वाला तथा कलेक्टर वाला, उसको आप रखेंगे आउटपुट में। अब ये यहां पे आपको दिख रहा है, सिग्नल को हमने दिया है बेस पर। सिग्नल आप किस पे दे रहे हैं? बेस पर। अब बेस पे आपने जब सिग्नल दे दिया, इसमें अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या किया है, आउटपुट जो जोड़ा है इसमें, आउटपुट जोड़ा है वो अमीटर की साइड में जोड़ा है, और यहां पर आपने क्या किया है, अब इसकी बाइसिंग की है। अब इसकी बाइसिंग कैसे करोगे आप? इसकी बाइसिंग ऐसे करोगे कि आपके, अगेन हम यही चाहते हैं कि कलेक्टर की तरफ ज्यादा से ज्यादा आपके पास आवेश आए, लेकिन अब इसकी आप कैसे करोगे? इस पे नेगेटिव जोड़ दोगे, इस पे पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जोड़ के आप देखेंगे। और जब आप इधर वाली कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो आप इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। अब बेस यहाँ पे क्या है? P है, और कलेक्टर हमारे पास N है, तो इसको आपने फॉरवर्ड बायस ही किया है। इस तरीके से हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। इसका जो गुणांक होता है उसको हम, अब इसमें इनपुट करंट कौन सा है? IB,
आउटपुट करंट कौन सा है इसके अंदर? IE, क्योंकि ये RL के ऊपर आ रहा है, आउटपुट करंट RL है। अगर हमें इसका गुणांक देखना है तो इसको हम लिखेंगे गामा इक्वल्स टू डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB। अब हमारे पास तीनों फैक्टर आ गए, तीनों गुणांक आ चुके हैं। अब तीनों गुणांक का आपस में रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? अब तीनों गुणांक का आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारे पास बीटा की वैल्यू जैसी थी, बीटा इक्वल्स टू 1 अल्फा अपॉन, आपके पास थी बीटा की वैल्यू, हमें इससे पहले हमने देख रखी थी, बीटा अपॉन अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होती है बीटा की वैल्यू। अब इसका मतलब हम अगर इसको इसी को दूसरे तरीके से बोले तो गामा की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये कहां से आई? आपको ये पता है कि गामा की वैल्यू जो थी, गामा इक्वल्स टू हमने लिखा था डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IE माइनस डेल्टा IC। IB की वैल्यू को हम चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IE, इसमें पूरे में IE का हम भाग दे देंगे। अब पूरे में जब भाग देंगे तो आप देखेंगे इक्वेशन क्या आ रही है, IC अपॉन डेल्टा IE। तो गामा की जो वैल्यू आ रही है यहां पर, गामा इक्वल्स टू यहां पे आएगा 1 माइनस अल्फा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपके पास आ गई गामा की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम अल्फा और बीटा के बीच में संबंध है हमारे पास, अल्फा की संबंध आ गए, तीनों के बीच में संबंध स्टेब्लिश हो गया। तो हम इसी को इक्वेशन में जब डालेंगे तो IC की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, अल्फा IE प्लस ICBO, IE की वैल्यू क्या है, IB प्लस IC। तो यहां पर ICBO की जो वैल्यू हम लिखेंगे आपके पास, तो IB प्लस IC था, तो IB प्लस IC में अल्फा IE प्लस ICBO लिख लेंगे। अब IE इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 प्लस, ये आपके IE की 1 प्लस बीटा IB प्लस 1 प्लस बीटा ICBO, यानी आपने इसके बीच का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर लिया है। अब आपके पास IE इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे गामा IB प्लस आपके पास ICCO। अब ICCO की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस बीटा इंटू ICBO। इसी प्रकार आपके यहाँ पे आप देखेंगे गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस बीटा, ये पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन। अब ट्रांजिस्टर के जब कनेक्शन करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें बदलती हैं। तो अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस को देखें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट रेजिस्टेंस लो था, 100 ओम के अराउंड, कॉमन एमीटर का भी लो था 750 ओम के अराउंड, लेकिन कॉमन कलेक्टर का जब हम देख रहे हैं तो उसका बहुत ही हाई है, 750 ओम किलो ओम के अराउंड। जब वो सारे ओम में थे 1 किलो ओम में आ गया। आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, इस पहले वाले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा हाई था, एमीटर का भी हाई था, इसका लो था। अब इसका मतलब वोल्टेज गेन की अगर बात करें तो वोल्टेज गेन किसमें ज्यादा होगा, कॉमन एमीटर में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कलेक्टर की वैल्यू, कलेक्टर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़े। अब कलेक्टर करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें बढ़ रही है, आपके पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, जो 500 के अराउंड आ रही है। अब इसकी एप्लीकेशन इसकी क्या क्या आएगी, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, जबकि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया जाता है आपके ऑडियो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफिकेशन के अंदर, यानी AM के अंदर आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए, और इसको इंपीडेंस मैचिंग के लिए ही यूज किया जाता है। इसका और कोई काम नहीं है, इसको प्रवर्धक के रूप में आप काम में ले नहीं सकते क्योंकि इसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ही लो है। इसी प्रकार करंट गेन आप देखेंगे तो इसके अंदर कम होता है कॉमन बेस में, जो लेस देन 1 होता है, इसके अंदर हाई होता है और इसके अंदर ठीक ठाक एप्रिशिएबल होता है। अब ये सारी इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इन सारी इक्वेशन में हमें बताना है किस चीज का प्रयोग हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हम प्रवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में यदि हमें प्रयोग को लेके आना है तो हम करेंगे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग। इसी प्रकार हमने दोनों
देखेंगे तो 3 रीजन्स आते हैं आपके पास। पहला जो रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, जहां पर ये आउटपुट जो करंट है वो आपके बढ़ने के बाद स्थिर होके सेम में रह रहा है। जब स्टार्टिंग में वो बढ़ रहा था उसको हम, उससे आप देखेंगे जब स्टार्टिंग में बढ़ रहा था और एक यहां पे आपके पास कट ऑफ रीजन आएगा, उसको जब स्टार्टिंग में हल्का सा बढ़ रहा था और तेजी से बढ़ के रुक गया था वहां पे, उसको आप बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। और दूसरा जो रीजन है जहां पे हमने IE की वैल्यू, जैसे अगर हम आपके पास IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO कर रहे हैं, तो इसके अंदर जब IE की वैल्यू शून्य थी, ये वाला रीजन, तो I की वैल्यू जब शून्य थी तो IC इक्वल टू ICBO थी, तो ये जो वैल्यू आएगी यहां पर IC की, यह जो होगी एक्चुअल में ICBO होगी। इसको आप बोलेंगे कट ऑफ रीजन। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में आप देखेंगे कि एक्चुअल में वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्थिर रहती है, जबकि सैचुरेशन रीजन में थोड़ी सी जाके ऊपर जाके बढ़ के और रुक जाती है वहां पे। इसी प्रकार से जब इसको बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हम जो भी आपके पास इसको बदलने के लिए आपके पास, जैसे ये अल्फा आई है यहां पर, तो हम किसके अंदर चेंज ला सकते हैं, तो हम आई की वैल्यू जो है हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से हम इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो आपके पास करंट था उसी से आप इसकी वैल्यू को बदलेंगे। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों हो गई। ये आपके टॉपिक हो गया पूर्ण। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको और भी कुछ सीखना है या और भी कुछ पूछना है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया हुआ है इसमें आप पूछिए। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा सबसे महत्वपूर्ण बात, वापस इसको नोट्स के रूप में देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी आप कहिए कि सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।